उत्तर प्रदेश में तो यह स्पष्ट हो गया है कि अब कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी और यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि जॉब तो लेना ही लेना है। और बिहार में इस समय भारी मात्रा में वैकेंसी चल रही हैं। कुछ का पेपर मार्च में है, इसके बाद जो भर्ती आ रही हैं उनके पेपर जो हैं वो आपके अगस्त में हैं। तो बात यह है कि जॉब तो लेना ही है, फिर चाहे भाई कहीं भी मिले, किसी भी कोने में मिले। लेकिन इसके साथ में जो हमारे पास समय कम बचा है एग्जाम तैयारी करने के लिए, विशेष रूप से देखा जाए तो जीएस के लिए, तो कुछ समस्याएं जो हैं वो बड़ा परेशान कर रही हैं आप लोगों को। जिसमें पहली समस्या है वो ये है कि हम यूट्यूब पे दो तरीके के कोर्स चल रहे हैं। एक कोर्स चल रहा है पेड कोर्स, एक अनपेड कोर्स, यानी एक फ्री वाला और एक पेड वाला। तो बच्चों के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि हम पेड कोर्स लें या नहीं लें। दूसरी बात ये आ रही है अगर लें तो किसका लें और नहीं लें तो किसका हम यूट्यूब पर पढ़ें जो कि पेड नहीं है। इसके बाद अगली समस्या ये है कि चैनल या टीचर का चयन कैसे करें। भाई कैसे हम तय करें कि इस चैनल का कोर्स अच्छा है, इस टीचर का पढ़ाना अच्छा है, या ये हमारे कंपटीशन में काम आएगा। इसके बाद 1 महीने का जो समय बचा है उसमें हम जीएस को कैसे कम से कम समय में तैयार करें। मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं। सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि 15 दिन बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, तो बाद में मॉक टेस्ट क्या लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट की भी अपनी एक कहानी है। 2 तरीके के मॉक टेस्ट होते हैं, एक मार्केट वाले, एक विशेषज्ञों के द्वारा। अब इसके बाद रिवीजन कैसे करें, क्योंकि कम समय में रिवीजन करना भी अपने आप में एक बड़ा गेम होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक का कैसे पता लगाएं। सिलेबस तो जी बंद है, उसने तो कह दिया भूगोल, क्या पढ़ोगे भूगोल में। उसने तो कह दिया सामान्य जागरूकता, क्या पढ़ोगे। तो ये कहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लगाएं। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी आने की संभावना होती है। तो इतने क्वेश्चनों के जवाब और सवालों पे हमारी चर्चा होगी। तो पहला तो यही है कि पेड कोर्स ले ना लें। देखिए 2 हिस्सों में बटा हुआ है यूट्यूब, एक तरफ जहां पेड कोर्स मिल रहा है, एक तरफ जो अनपेड कोर्स चला रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पेड कोर्स किसके लिए है और अनपेड कोर्स किसके लिए है। क्योंकि स्टूडेंट भी एक कैटेगरी के नहीं है, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं राजसी कैटेगरी के, जिनको कोई शिकार नहीं करना, कुछ नहीं करना, इन्हें शिकार कराया चाहिए, इन्हें खाना बनाया चाहिए, इन्हें सब कुछ इनकी टेबल पे उपलब्ध होना चाहिए। दूसरे होते हैं जो जिम कार्बेट हैं। क्या है? जो जिम कार्बेट हैं। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो राजसी हैं जिन्हें शिकार कराया चाहिए, उन्हें कोई शिकार नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करना है, अपने आप चाहिए। दूसरे वो जो जिम कार्बेट हैं जो खुद शिकार करेंगे। और ऐसे लोग जो राजसी हैं जिन्हें शिकार कराया चाहिए, ये लोग परीक्षा हॉल में क्या आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। और फिर क्या, अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो ये चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसके बाद अगर चिंतन लेवल से क्वेश्चन है तो ये नहीं कर पाते। लेकिन जो ये खुद से शिकार करते हैं तो ये ना तो प्रेशर में आते हैं परीक्षा हॉल में, अगर क्वेश्चन घूमकर भी आता है तो उसे पकड़ लेते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन चिंतन लेवल से आता है तो ये उसे भी समझ जाते हैं। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप राजसी हैं या फिर जिम कार्बेट हैं। क्या है? जिम कार्बेट हैं। अच्छा, आपने, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि होता क्या है कि कोई भी कार्य अचानक नहीं होता, उसके पीछे कोई कारण होता है। अगर आपके माइंड में भी ये सब सवाल चल रहे हैं कि पेड लें, अनपेड लें, किसका लें, किसका नहीं लें, किसी कोचिंग का लें या चैनल का लें, तो इसके पीछे भी एक कारण है। और वो कारण क्या है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप शिकारी बन जाएं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप शिकारी बन जाएं। वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो आपको शिकार करके देंगे और आपको बस कराया शिकार चाहिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप पैटर्न को समझें, पैटर्न को बहुत विधिवत रूप से तैयार करें और चीज़ों को गहराई से जानें। और इसके बाद में वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप, अगर परीक्षा हॉल में कोई ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन डिजाइन करा हुआ आ रहा है और उसको आप आराम से बना सकें। और कहीं सिलेबस, जिस तरीके के सिलेबस हैं उन सिलेबसों में क्या है, बंद सिलेबस है, तो ऐसे में आपकी घबराहट जायज है कि भाई बंद सिलेबस। अब इसने कह दिया सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, मानसिक क्षमता, पर्यावरण। अब वही बात है कि बंद सिलेबस है, कुछ नहीं पता है, क्या करें तो क्या ना करें। तो ये सब जो डर होता है, घबराहट होती है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है। फिर वो सोचता है जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो हमारे काम की नहीं है, जो पेड मिल रही है वो हमारे काम की है। देखो, मैंने अपनी कोचिंग में भी ये चीज़ देखी कि अगर बच्चा किसी एग्जाम में हमारे पास 4 महीने पहले आ जाता था तो वो उसकी घबराहट कम होती थी।
घबराहट कम होती थी, लेकिन अगर वो 12 दिन पहले आता था और तुरंत घबराहट में वो कुछ समझ में नहीं आता था, फिर कहता था मेरी तैयारी कराइए, हम कहते थे नहीं अब समय नहीं बचा है, अब घर पे तैयारी कर लीजिए, वो कहता था नहीं मुझे पढ़ना है, और जैसे ही वो फीस जमा करता था तो उसको एक संतुष्टि मिल जाती थी। तो कई बार क्या होता है, घबराहट होता है और जिसका फायदा इन चीज़ों में होता है। तो अब बात ये आई कि जो राजसी लोग हैं और जो जिम कार्बेट हैं, तो ये ऐसे लोग जो हैं वो 98% है और ऐसे लोग 2% है। जॉब लगती है 2% लोगों की और नहीं लगती है 98% लोगों की। इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि क्या मसला है, मसला ये है कि जो लोग पेड कोर्स लेंगे वो वही लोग लेंगे जो राजसी हैं, जिन्हें चीजें बनी बनाई चाहिए। तो 90% उनका नहीं होने वाला, ये उन लोगों में है जो 98% जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। और जो कोर्स नहीं लेते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाकू हैं या जो थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, तो उनको ये समस्या नहीं आती है, उनका आराम से हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अब बात स्वरूप देखो, अब बात हर जगह है। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि जो पेड लेंगे उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, अब बात हर जगह है। क्या पता कोई, भाई मोटे तौर पर देखिए, एक बच्चा पढ़ने वाला है, एक का मन नहीं लगता, तो जिसका मन नहीं लगता तो पैसा खर्च करने से कैसे बात बन जाएगी। ऐसे तो मुखर्जी नगर में बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो उन्होंने 25-25 लाख रुपए खर्च कर दिए 5-5 साल में, उनका यूपीएससी नहीं निकला। और जबकि कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही बुरे हालातों में रहे, बहुत मुश्किल से स्थिति को चला पाए और उनका यूपीएससी निकला। तो कहने का मतलब जो है, अब बात हर जगह होते हैं। इस चीज को मैं और क्लियर करने के लिए कि जो राजसी हैं और जो जिम कार्बेट हैं, तो ये लोग जो होंगे ये अपने आप में खतरनाक होंगे। तो इसकी एक कहानी सुनाता हूं, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे कि आखिरकार ये क्या मसला है। तो मसला ये है कि होता क्या है कि आपने जगह का नाम सुना होगा चंपावत। कौन सी जगह है? चंपावत, गढ़वाल के पास में चंपावत है। तो हुआ क्या था, एक बार चंपावत में एक बाघिन जो थी वो आदमखोर हो गई थी। कैसी हो गई थी बाघिन? आदमखोर बाघिन हो गई थी। और जब वो आदमखोर हो गई थी, जो 1907 के आसपास की बात है कि वो बाघिन आदमखोर हो गई थी। आदमखोर होने के साथ साथ उसने क्या करा, उसने पूरे 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। कितने लोगों को? 436 लोगों को उसने अपना शिकार बनाया, जिसके कारण उसका नाम डेविल ऑफ चंपावत पड़ गया। क्या पड़ा? डेविल ऑफ चंपावत। और जब बहुत बड़ी मात्रा में उसने शिकार शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, वो आदमखोर हो गई। तो जो नेपाल के राजा थे, उन्होंने अपने राजसी शिकारी बुलाए। कौन से शिकारी बुलाए? राजसी शिकारी, जो उनके राज्य के शिकारी थे, और उनसे कहा इस बाघिन को मारो। उन्होंने पूरा प्रयास लगाया उस बाघिन को मारने का, बस उस बाघिन को नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि जो भी युक्ति मानव के दिमाग में उसको पकड़ने के लिए आ सकती थी, वो उसके सामने असफल हो रही थी। पूरी तरह से क्या हो रही थी? फेल हो रही थी। और वो क्या कर रहे थे? उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने और ज्यादा शिकारी लगाए, लेकिन उस बाघिन को वो नहीं पकड़ पाए जो आदमखोर थी। इसके बाद जो राजा थे नेपाली, उन्होंने क्या करा, बहुत ढेर सारी फौज लगाई और फौज लगा के उसको खदेड़ दिया। और वो खदेड़ के कहां पहुंची? ऊपरी वाले हिस्से में, जो कहलाता है चंपावत। अब वो एरिया उस समय अंग्रेजों के अधीन था। उस समय किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। अब क्या होता है, अंग्रेजों के सामने भी यही समस्या आई कि उस बाघिन ने वहां भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। यहां पे जो 436 का जो डेटा है वो आधिकारिक है, और इसी के कारण ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि ऐसी आदमखोर बाघिन चंपावत में जिसने 400 से अधिक लोगों को मारा। ये एक आधिकारिक डेटा है, लेकिन हकीकत ये बताती है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी पुष्टि हुई, जो सने हुए पाए गए खून में या बाघिन के द्वारा मारे हुए देखे गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो गायब हो गए। और जो अनऑफिशियली डाटा है वो 800 से ऊपर का है कि इसने बहुत बड़ी मात्रा में क्या करा, लोगों को मारा। अब जब वहां मारना शुरू कर दिया इसने चंपावत में, फिर क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी परेशान हो जाते हैं, वो भी अपने शिकारी बुलाते हैं और वो शिकारी उस बाघिन को नहीं मार पाते। क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि हर वो युक्ति, हर वो चाल जो उसको पकड़ने की लगाई जाती है, वो सफल नहीं होती। इसके बाद वो गोरखा को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? गोरखा शिकारियों को, और कहते हैं तुम इसे किल करो। पर वो गोरखा भी उसे नहीं मार पाते। अंत में अंग्रेज क्या करते हैं, हार कर उसके सिर पर इनाम रख देते हैं भारी मात्रा में। लेकिन वो भी तरीका काम नहीं आता, और कुल मिला के वो शेरनी जो है वो लगातार आदमखोर बनी रहती है, लोगों का शिकार करती है। लेकिन कोई भी, जो भी राजसी शिकारी थे या जो भी ऑफिशियल लोग थे, अनऑफिशियल लोग थे, वो उसको नहीं मार पाए।
और उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। और जब ऐसी स्थिति होती है तो कुछ कहानियां शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी हो गई कि उस बाघिन के साथ काली शक्तियां हैं, उस बाघिन के साथ दिव्य शक्तियां हैं, उस बाघिन के साथ अलौकिक शक्तियां हैं। ऐसा वहां पे लोगों ने कहा, सबने कामकाज बंद कर दिया, घरों से लोगों ने निकलना बंद कर दिया। और जब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, अंग्रेज सरकार परेशान हो गई, तब उसने एक तार भेजा, कहाँ? नैनीताल। और वो तार भेजा था, किसको भेजा था? जिम कार्बेट को भेजा था। क्या भेजा था? जिम कार्बेट को। तो कहानी का टाइटल क्या है? कहानी का टाइटल ये है कि एक चोटी के शिकारी का सामना जब दूसरे चोटी के शिकारी से हुआ। एक चोटी के शिकारी का सामना जब दूसरे चोटी के शिकारी से हुआ, या यूं कह दीजिए एक चोटी के शिकारी का सामना जब शैतान से हुआ। एक अपनी फितरत से मारा गया और दूसरे ने अपनी फितरत ही बदल ली। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। इस एक्सीडेंट में एक मारा गया शिकारी, और क्यों मारा गया? अपनी फितरत की वजह से। फितरत समझते हैं ना आप? फितरत की वजह से, अपनी आदत की वजह से। और दूसरे ने अपनी फितरत ही बदल दी। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक तार भेजा, और वो तार किसको भेजा? वो तार भेजा सीधे जिम कार्बेट को, नैनीताल। बोले आ जाइए। ये जिम कार्बेट कौन था? ये जिम कार्बेट जो था एक ऐसा व्यक्ति था जिसे शिकार का बहुत शौकीन था, बाघों का लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौकीन था, बाघों का लिटरेचर पढ़ता था, बाघों के बारे में जानता था और शिकार भी करता था। और दूसरी खास बात इसमें क्या थी? ये किसी के दबाव में काम नहीं करता था, ये स्वेच्छा से काम करता था। जब इसके पास कोई आदमी आता था और कहता था उसकी बकरी को शेर ने मार दिया, उसकी बकरी को शेर ने मार दिया, तब यह अपना पर्स उठाता था और उस व्यक्ति को पैसे दे देता था कि ये आपकी बकरी के पैसे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कहता था कि उसकी बकरी को नहीं, एक के आदमी को मार दिया है या उसके परिवार के किसी सदस्य को मार दिया है, तब जो ये जिम कार्बेट थे ये अपना पर्स नहीं उठाते थे, ये अपनी बंदूक उठाते थे, अपनी राइफल। उस राइफल का नाम था मार्टिनी हेनरी। मार्टिनी हेनरी उनकी राइफल का नाम था, और निकल जाते थे उस बाघ का शिकार करने के लिए। अब जब इनके पास तार आता है तो ये कहाँ आते हैं? चंपावत आते हैं। और चंपावत आने के बाद सारी स्थिति देखते हैं और अपनी उस पुस्तक में लिखते हैं कि जब मैं चंपावत आया तो वहाँ के लोग इतने घबराए हुए थे, इतने लोग सहमे हुए थे कि वो अपने घर से भी बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। चूंकि जब वो आए तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा ठीक है हम अपने स्तर से काम करेंगे। जिम कार्बेट बोले कि हम अपने स्तर से काम करेंगे, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो इनाम रखा गया है उसके सर पे, उस इनाम को हटा दो। जो इनाम रखा गया है वो इनाम हटाओ, और मेरे अलावा कोई उस बाघिन का शिकार नहीं करेगा। इसके बाद क्या था? 25 दिन हो गए पूरे उस बाघिन को ढूंढते हुए, उस बाघिन को देखते हुए, लेकिन जिम कार्बेट को बाघिन नहीं मिली। फिर जिम कार्बेट को पता लगा कि 5 दिन पहले ही उसने एक जगह पे शिकार किया है। जिम कार्बेट जब वहां गए तो वहां पे उन्होंने अपना डेरा बना लिया। किसने? जिम कार्बेट ने। और जब डेरा बनाया और उनका जो स्थान था रहने के लिए प्रोवाइड किया गया था वो था डाक बंगला, चंपावत का डाक बंगला। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो डाक बंगला में रहने गए तो वहां पे 3 लोग थे, एक उनका नौकर खान बहादुर, और एक उनका नायब तहसीलदार, और एक वो। तो नायब तहसीलदार जैसे ही 11 बजे, और ये भी तय था कि बाघिन ने इसी एरिया में एक शिकार मारा है, एक व्यक्ति को मारा है, लेकिन तहसीलदार वो रात में नहीं रुका। और रुकने के बाद चूंकि जिम कार्बेट ने भी सुन रखा था कि बाघ के साथ कुछ शक्तियां हैं, जो उसके साथ अलौकिक शक्तियां हैं या काली शक्तियां हैं, तो जब जिम कार्बेट रात के 11 बजे उस डाक बंगले में रुकते हैं, भाई इनके बंगले अक्सर जंगल में ही थे, वो तहसीलदार नहीं रुका। इनके लाख रोकने पर भी उसने अपनी लालटेन उठाई और वो जंगल के रास्ते चला गया, जबकि उसे पता था यहाँ शेर है। उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया पर वो नहीं रुका। उसी दिन रात में उन्हें कुछ महसूस हुआ उस डाक बंगले के अंदर, जैसे कोई शक्ति है, जैसे कोई समस्या है। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उस दिन मैं बहुत डर गया था, बहुत घबरा गया था, एक चोटी का शिकारी डर गया, घबरा गया। देखिए मतलब साइकोलॉजिकल रूप से भी एक इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जो पास में ही नौकर रह रहा था बहादुर खान, उसके पास वो जाकर सोए। इसके बाद वो दोबारा उस बंगले में नहीं गए, उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह सुनी। जब उन्हें पता लगा कि बाघिन ने यहाँ एक शिकार किया है तो उसका पता लगाया, तो बहुत ढूंढने के बाद उस एरिया में बाघिन वहां नहीं मिली। अब 25 से 30 दिन हो चुके थे। अंग्रेजों के अंदर भी खाना, मतलब देखिए जब आपको एक टारगेट के लिए भेजा जाता है, जब आप सफल नहीं होते तो आलोचनाएं होती हैं। फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने ही उनकी आलोचना शुरू कर दी। क्या कर दी? आलोचना शुरू कर दी। लोगों को भी लगा कि ये जो हैं ये केवल दावत उड़ा रहे हैं और इनसे कुछ ना हो पाएगा।
बाकी के जो अधिकारी थे वो भी यही कहे कि ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और गांव के लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जंगल में जाते ही नहीं है, ये बंगले में रहते हैं, आराम से खाना पीना करते हैं, और ये किसी शेरनी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और पुनः लोग अपने घरों में फिर से रहने लगे और उनके अंदर जो डर था वो बना रहा। पर जिम कॉर्बेट ने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, उसने ये चीज़ माइंड में नहीं रखी कि लोग क्या कह रहे हैं या मेरे अधिकारी क्या कह रहे हैं। तभी जिम कॉर्बेट को सूचना मिली अचानक कि बाघिन जो है वो एक जगह पे उसने और शिकार किया है। तब जिम कॉर्बेट वहां गए, तब तक वो बाघिन जा चुकी थी। इसके बाद जिम कॉर्बेट ने वही पैटर्न अपनाया जो कि बाघिन अपनाती है। शेर का अपना विशेष पैटर्न होता है, सबसे पहले टारगेट करना शिकार पर, इसके बाद किया जाता है घात लगाई जाती है और एक कदम पीछे लेके हमला किया जाता है। अब जिम कॉर्बेट ने घात लगाना शुरू कर दी, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता लगा कि वो महिलाओं पर ज़्यादा हमला कर रही है, तो जिम कॉर्बेट खुद साड़ी पहनकर जंगल में जाते थे। फिर उन्होंने कुछ इंसानों के पुतले बना के जंगल में खड़े करे। एक दो बार ऐसा हुआ कि शेरनी जो थी, बाघिन जो थी, वो उनकी नज़र में आई भी, लेकिन जब तक वो अपनी राइफल उठाते, मॉर्टिनी हेनरी, जब तक वो अपनी राइफल उठाते तब तक वो उनकी राइफल की रेंज से दूर हो जाती। और फिर आता है लगभग 30 से 35 दिन के बाद एक ऐसा दिन आता है कि जब वो पागलों की तरह से जंगल में एक शिकारी दूसरे शिकारी को जंगल में खोज रहा था। खोजते खोजते उसकी नज़र पड़ी, किस पे नजर पड़ी? एक उसी बाघिन पे, आदमखोर पे, जो अपने शिकार को उधेड़ रही है। जैसे ही उन्होंने अपनी राइफल उठाई वो बाघिन भाग गई और भागने के बाद जंगल में जाके छुप गई। फिर क्या था, जहां जो जिम कॉर्बेट थे उन्होंने बाघों के बारे में बहुत पढ़ा था, वो उसकी फितरत को जानते थे, वो उसकी आदत को जानते थे कि जब एक बाघिन शिकार करती है तो पुनः अपने शिकार के पास फिर से आती है। उन्होंने गांव के लोगों की टीम बनाई, लोगों को इकट्ठा किया और अपनी राइफल उठाई और कहा कि ये बाघिन सुबह जरूर आएगी, और जैसे ही आए तो इसको तुम 3 तरफ से घेर लेना, ढोल नगाड़े जो भी बजाना है बजा लेना, और जिस रास्ते से ये जाएगी मुझे पता है, मैं इसे वहीं मार दूंगा। और वैसा ही हुआ। वो बाघिन, क्योंकि मैंने क्या कहा, फितरत ने उसे मरवा दिया। 2 चोटी के शिकारी, एक को उसकी फितरत ने मरवा दिया। अगर बाघिन को लग रहा था, खतरा था, वो दोबारा शिकार पे नहीं आती, क्योंकि उसकी फितरत थी कि दोबारा अपने शिकार पे आना, और वो अपने शिकार पे दोबारा आई। और आई, फिर वही हुआ, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए और बाघिन घबरा गई और वो उसी दिशा में भागी जिस दिशा में जिम कॉर्बेट घात लगाए हुए थे। और जैसे ही जिम कॉर्बेट के सामने शेरनी पड़ी, उन्होंने पहली गोली चलाई अपनी राइफल से जो उसके पेट में लगी, दूसरी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी और वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद जिम कॉर्बेट जब तीसरी गोली चलाने वाले थे, देखा कि उसने दम तोड़ दिया। लेकिन जब जिम कॉर्बेट ने उसके पास जाके देखा, कि ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया, तो पता लगा कि इसका एक जबड़ा टूटा हुआ है, एक जबड़े के कुछ दांत टूटे हुए हैं जो किसी शिकारी के गोली के द्वारा टूटे थे। और यह देख के जिम कॉर्बेट को बहुत धक्का लगा। ये बाघिन यूं ही आदमखोर नहीं हुई, ये बाघिन अपने आप ही आदमियों का शिकार नहीं किया। इसका जबड़ा खराब होने की वजह से इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये किसी एनिमल को, बड़े जानवर को नहीं मार पा रही थी, और इंसान क्या थे, इसके आसान शिकार क्या थे। उसी दिन से जिम कॉर्बेट ने फैसला कर लिया कि आज से वो शिकार नहीं करेंगे, और बदल गई एक शिकारी की जिंदगी जो उसकी शिकार करने की फितरत थी। अब उन्होंने क्या कहा कि अब वो बाघों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने अपना ये शिकार का धंधा छोड़ के बाघों के संरक्षण पर काम करना शुरू करा। इस आदमखोर बाघिन को मारने और बाघों के लिए उत्कृष्ट काम करने के कारण जो वहां का रामनगर का पार्क था, हैली नेशनल पार्क, उसका नाम बदलकर जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क रख दिया गया। आपने कई बार कंपटीशन देखा होगा, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहां पर है। तो ये कहानी थी किसकी, जिम कॉर्बेट की। और दूसरी कहानी थी उस नेपाल के राजाओं के राजसी शिकारियों की। तो अगर तुमको जिम कॉर्बेट बनना है, तुमको जिम कॉर्बेट बनना है और अपने आप ही शिकार करना है, चीजों को अच्छे से समझना है, तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में नहीं रहना है, खुद से अपने आप ही एनालिसिस करना है, अपने आप ही चीजों को समझना है, लिटरेचर पे काम करना है। तो इस तरीके से तुम क्या बन सकते हो, जिम कॉर्बेट। इस कहानी के माध्यम से, वैसे मैं ये कहानी शॉर्ट में सुना सकता था, पर आपको एक चीज मैं और बताऊं कि मैंने इतना लॉन्ग तरीके से क्यों सुनाई, क्योंकि यहाँ पे इसका सुनाने का उद्देश्य ये था कि जो शेरनी थी, बाघिन थी, वो आपका कंपटीशन है। बाघिन कौन है, कंपटीशन है। और जो आपको दिख रहा है ना, ये राजसी लोग और जिम कॉर्बेट, ये वही लोग हैं जिन्हें बस कराया काम चाहिए, ये कोई मेहनत करना नहीं चाहते। और जो जिम कॉर्बेट हैं वो क्या हैं, एक तरीके से अपने फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी हैं जो नॉलेज रखते हैं अपने फील्ड के बारे में। और फितरत क्या है, फितरत ये है इनकी, बाघिन की फितरत ये थी कि पता था बाघिन को
बाघिन को ये पता था कि खतरा है, लेकिन तब भी लौट के आई। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया, कई बार आप फेल हुए हैं क्योंकि आप अपनी फितरत नहीं बदल रहे, आप अपना पढ़ने का स्टाइल नहीं बदल रहे, आप अपने पढ़ने के तरीके नहीं बदल रहे। जब एक तरीके से सफलता नहीं मिल रही है तो आपको चाहिए कि आप तरीका चेंज कर दें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। चाहे वो यूपी की सुपर टैट हो, या अब बिहार की आने वाली हो, या फिर एलटी ग्रेड आने वाली हो, या आपने केबीएस में फेल हुए हो, लगातार गलती एक ही की जा रही है। तो ये तो तय है कि जो लोग अपने आप से चीजों को समझेंगे, करेंगे, वो 2% में होंगे और इनका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप इन 2% में आना चाहते हैं तो किसी का सहारा मत लीजिए, आप अपने आप से विषय विशेषज्ञ बनिए। और अगर आपको बना बनाई चीज चाहिए तो आप इसमें आ जाइएगा, तब आपको बनी बनाई मिल जाएगी। तो ये पहला वाला क्वेश्चन का क्लियर हो गया कि पेड कोर्स लें या नहीं लें। तो पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने YouTube से ही पढ़िए। तो अब जो मैंने ये चीज बताई YouTube से पढ़िए, तो दूसरा क्वेश्चन फिर ये आता है, ठीक है सर आपने कहा हम पेड कोर्स ना लें, हम अनपेड कोर्स लें, यानी हम फ्री वाला कोर्स लें, तो फिर हम उसको कैसे चुनें कि कौन सा कोर्स ठीक है, कौन सा टीचर बढ़िया है, कौन सी कोचिंग बढ़िया है, या क्या बढ़िया है, या किसका लें। बात बिल्कुल सही है कि भाई लें तो लें, किसका लें। तो और या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चैनल का, टीचर का चयन कैसे करें कि वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, या वो कोचिंग अच्छा पढ़ा रही हैं, या वो अच्छे से बता रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ पे बात करते हुए काफ़ी हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है कि आप वो लोग हैं कि अगर एक मोबाइल लेने जाते हैं आप, तो क्या क्या करते हैं। या आप जैसे दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद क्या कहा, मोबाइल होना चाहिए और चलता हुआ होना चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। नहीं, जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप दो तरीके से मोबाइल खरीदते हैं। एक तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, अगर आपका उद्देश्य वीडियो बनाना या सेल्फी खींचना है तो आप कैमरा बहुत अच्छा लेते हैं। आपका उद्देश्य अगर गेम खेलना है तो आप सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत अच्छा लेते हैं, आप उसकी रैम देखते हैं, रोम देखते हैं, उसका बैटरी बैकअप देखते हैं, उसका चार्जिंग देखते हैं, उसका प्रोसेस देखते हैं। कहने का मतलब आप एक फ़ोन लेने में इतनी सर्चिंग करते हैं कि पूरी सर्चिंग करने के बाद आप एक फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये एक अच्छा फ़ोन है, ये हमको लेना है। तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, हर फोन का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, कसौटी होती है। वैसे ही टीचर सब एक से नहीं होते, टीचरों की भी कुछ कसौटी होती है, कुछ उनका क्राइटेरिया होता है, कुछ चीजें होती हैं, क्वालिटी होती हैं। तो इस तरीके से टीचर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं, दो तरीके के होते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन है कि हम अच्छे टीचर का या अच्छी कोचिंग का चयन कैसे करें। यह आपको कोई चैनल वाला नहीं बताएगा, किसी यूट्यूब में ऐसी वीडियो नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी भी चीज का चयन करते हैं तो बहुत, आप कार भी लेते हैं तो उसमें भी बहुत से फीचर्स देखते हैं। तो टीचरों में ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं, टीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो टीचर जो होते हैं, जब भी आप अपना कोई चैनल लें या कोचिंग लें या कोर्स लें, तो उसमें आपको देखना है आपका टीचर कौन से प्रकार का है। तो टीचर एक होते हैं ए प्रकार के और दूसरे बी प्रकार के। तो जो ए प्रकार के टीचर होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, और जो बी प्रकार के होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ए वालों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये परीक्षा पैटर्न के विशेषज्ञ होते हैं, यानी ये आपके पैटर्न को जानते हैं। कैसे जानते हैं कि जीएस में, जैसे उसने कह दिया ये क्या है, सामान्य जागरूकता। अब आपको तो सामान्य जागरूकता दिख रही है, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको क्या दिख रहा है, उनको पॉलिटी दिख रही है, उनको इकोनॉमिक्स दिख रही है, उनको करंट अफेयर दिख रहा है, उनको कंप्यूटर दिख रहा है, और उसके अंदर के भी उनको क्या दिखते हैं, टॉपिक दिखाई देते हैं। और टॉपिक के अंदर का भी ये हिस्सा पता लगता है कि किस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं। दूसरी क्वालिटी क्या होती है, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, वो मनोविज्ञान को जानते हैं, और उस मनोविज्ञान को जानते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि सबसे पहले टीचर को खुद ज्ञान करना होता है, खुद ग्रहण करना होता है। तो वो उस तरीके को जानते हैं कि किस तरीके से वो उस चीज को पढ़ेंगे, कौन सी अच्छी किताबें हैं, वो संदर्भ किताबों से पढ़ते हैं या मूल पुस्तकों से पढ़ते हैं। ये संदर्भ किताबें और मूल पुस्तकें क्या होती हैं, जब आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं, किसी विश्वविद्यालय की या कॉलेज की, तो शीशों में बंद, धूल खाती हुई बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, जो ना कभी आपने पढ़ी और ना किसी को पढ़ते हुए देखा। उन्हीं को संदर्भ बुक कहते हैं, उन्हीं को मूल किताबें कहते हैं। ये उनसे पढ़ते हैं और इसके बाद पढ़े हुए ज्ञान का क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। इसके बाद इन साइकोलॉजिस्टों के अंदर एक क्वालिटी और होती है, ये बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं, ये बच्चे को लेवल को समझते हैं कि बच्चा कितने पानी में है, बच्चे का माइंड कैसा है। सारे बच्चे एक से नहीं होते, जितने बच्चे होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कोई तो मतलब अल्प बुद्धि कह सकते हैं कि उन्हें कतई समझ में नहीं आता, दूसरे औसत हो सकते हैं, तीसरे विशिष्ट हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और छात्र के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा कि कालिदास ने
बड़ा अच्छा बताया शिक्षक के बारे में कि अच्छा शिक्षक कौन सा होता है। तो एक शिक्षक वो होता है जिसका ज्ञान जो है गहन है, बहुत बड़ा ज्ञान है। दूसरा शिक्षक वो होता है जिसको ज्ञान ट्रांसफर करने का तरीका आता है। तो इनको ज्ञान ग्रहण करना भी आता है, देना भी आता है, प्रोसेस करने का तरीका, ट्रांसफर करने का तरीका भी आता है। तो ये क्वालिटी होती है। तीसरी क्वालिटी ये होती है वो काउंसलर होते हैं। काउंसलर का मतलब भाई आपके पास मान के चलिए चाय बनाने का सारा सामान है, अब बाधा क्या आ गई, आपके पास आग ही नहीं है या गैस ही नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो आप चाय कैसे बनाएंगे। तो काउंसलर का काम जो होता है पढ़ाई से पहले बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, ये उनका समाधान कर देते हैं। भाई चाय बनाने को तैयार है, सारा सामान है, पर माचिस है ही नहीं, आग है ही नहीं, तो माचिस आग की व्यवस्था कर दी गई तो आपकी चाय बन गई। दूसरा क्या होता है, ये विषय विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, अपने विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे जब कोई क्वेश्चन बिगड़ जाता है किसी क्वेश्चन पेपर में, तो आयोग क्या कहता है, हम इसको मानेंगे। बच्चे क्या कहते हैं, हम इसको मानेंगे। तो जब इस चीज में बवाल हो जाता है तो मामला कोर्ट में जाता है। कहां जाता है, कोर्ट में। तो कोर्ट कहता है ठीक है, ना तो हम बच्चों की मानेंगे, ना हम तुम्हारी मानेंगे, ना हम किताबों की मानेंगे, हम किसकी मानेंगे, हम विषय विशेषज्ञ की मानेंगे। यूजीसी क्या रखती है अपने पास, विषय विशेषज्ञ रखती है। तो ये क्या होते हैं, अपने विषय को गहराई से समझने वाले लोग होते हैं। फिर ये टीचर ट्रेनर होते हैं, क्योंकि ये साथ साथ में क्या करते हैं, टीचरों को भी गाइड करते हैं, टीचरों को पढ़ाते हैं। अब वही टीचर है जो टीचरों को भी पढ़ा रहा है, जो स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है, जो साइकोलॉजी भी जानता है, जो परीक्षा पैटर्न को भी जानता है। और इसके बाद ये मॉक इंटरव्यू प्रोवाइडर भी होते हैं। ये मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं, किसको, शिक्षकों को भी और छात्रों को भी। एक क्वालिटी इनके अंदर होती है, मॉक टेस्ट भी बनाते हैं। भाई जो बंदा पैटर्न को समझ रहा है, जो काउंसलर भी है, बच्चे के मन को समझ रहा है, जो विषय को भी जान रहा है, जो टीचर्स को भी समझ रहा है, तो ये क्या करते हैं, मॉक टेस्ट क्रिएट भी करते हैं। और ये किसी एक भाषा पे विशेष ज्ञान रखते हैं। जब इन सब चीजों को मिलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार के शिक्षक बनते हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे शिक्षक क्या होते हैं कि जो केवल टीचर होते हैं, इन्हें ना तो साइकोलॉजी पता होती है, कुछ नहीं पता होता है। इनका उद्देश्य एक होता है, बस सिलेबस पूरा कराना, सिलेबस पूरा कराना। तीसरे, इनके बहुत 2-4 साल पहले के पुराने नोट्स बने हुए होते हैं जो बच्चों को लगातार लिखाते रहते हैं और इसमें कोई भी अपडेट नहीं करते। उन्हें और भी काम होते हैं, घर पे और काम है, ये काम है, वो काम है। कभी ये एकेडमी में पढ़ाते हैं, कभी ये कोचिंग में पढ़ाते हैं। और इनका मेन उद्देश्य जो है लिखाने, रटाने, याद करने पर ही रहता है। तो टीचरों के ये 2 क्राइटेरिया हैं, 2 कसौटी हैं, 2 तरीके के टीचर होते हैं। तो अब आपको ये कौन सा टीचर ज्वाइन करना है, वो टीचर ज्वाइन करना है जो इतनी चीजों में से, मैं नहीं कह रहा उसके अंदर आउट ऑफ क्वालिटी हो, उसके अंदर 3 भी क्वालिटी है, इनमें से कोई, वो टीचर ठीक है। 2 क्वालिटी है, नहीं चल पाएगा, कम से कम 3 क्वालिटी होनी चाहिए। तब ऐसा जो टीचर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएगा, जो भी बताएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा और आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि ये जानता है कि जो 40% सिलेबस है उससे 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो 60% सिलेबस है उससे 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 40% को अच्छे से तैयार करवाया जाता है और 60% को हल्के से तैयार कराया जाता है। तो ये समझ गए टीचिंग आप क्या है, टीचर कितने प्रकार के होते हैं और टीचर कैसे डिसाइड करें। तो जिस टीचर में ये क्वालिटी मिले, आंख बंद करके आप उसका कोई भी कोर्स कुछ भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है सिलेक्शन करने में कोचिंग। तो कोचिंग में मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है कि जैसे भारत में बहुत से प्रसिद्ध शिक्षक हैं जिनका अपनी एक फेस वैल्यू है, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध फेस है, बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हैं। अगर किसी कोचिंग को पर्सनली ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वही जो वहां के प्रसिद्ध टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं तो गुड है। लेकिन अगर उनके अलावा कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं और फेस किनका है, प्रसिद्ध लोगों का है, तब वो कोचिंग आपके लिए बेकार है, तब वो कोचिंग आपके लिए बेकार है। क्योंकि होता क्या है, 1-2 साल तो वो जो जिनका फेस होता है या जिनकी वैल्यू होती है वो लोग ध्यान तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो टीचरों पे ही छोड़ देते हैं कि तुम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाओ। तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें कि जहां पे टीचर भी वही हैं और पढ़ा भी वो ही रहे हैं। और तीसरा तरीका होता है सिलेबस से। अब सिलेबस से कैसे सिलेबस से तैयार करना होता है, तो ये एक थोड़ा सा बेकार सा काम होता है कि कोई भी टॉपिक किसी भी टीचर का देख लिया और तैयार कर लिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन 2 पे फोकस ना करके इस पर फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप टीचर के अंदर 4-5 क्वालिटी देख लीजिए, वो काउंसलर हो, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट हो, थोड़ा परीक्षा पैटर्न को समझे, उसकी भाषा पे पकड़ हो, मॉक टेस्ट बनाने वाला हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा। तो आपको किससे पढ़ना है और किसका पढ़ना है, इसका पढ़ना है, और यहाँ पे ए वाले का। तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। अब बात आई कि 1 माह में जीएस की तैयारी कैसे करें। 1 माह में जीएस की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें।
तो कराएगा कौन? टीचर ही कराएगा। अब माध्यम क्या है? यूट्यूब ही है। अब समस्या आपके आगे एक और है कि ये टीचर जो है मान के चलिए 2% है, ये टीचर जो है 98% है, तो ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते, ये टीचर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। और अगर उपलब्ध होते भी हैं तो कंडीशन क्या होती है? बहुत महंगे होते हैं। अब आप तो जानते ही हैं यूट्यूब में कुछ टीचर हैं बहुत महंगे हैं, पर्सनली पढ़ाते हैं, पर्सनली काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं। अपने से देखते हैं, देखो जितनी कोचिंगें चल रही हैं, आपको मैं एक काला सच और बताऊं कोचिंग सेंटर्स का कि 2 तरीके के स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में रहते हैं। एक वो होते हैं जो अच्छे होते हैं, टीचर्स उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से उनकी काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है, उनका देखा जाता है उनका प्रोग्रेसिव क्या चल रही है, किस तरह की उन्नति कर रहे हैं, और एक भीड़ होती है। और जब सिलेक्शन होते हैं तो उन्हीं लोगों के सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं जिनको बहुत अच्छे से और बारीकी के साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इन टीचरों की प्रॉब्लम ये है आपकी कि ये टीचर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसका रीजन क्या है? जो उपलब्ध हैं उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जो आदमी टैलेंटेड होगा उसको सिलेक्शन हो ही जाएगा। भारत में जो 65% लोग हैं वो अपनी योग्यता के बल पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो उपलब्धता कम है या जो नहीं मिल पाते आसानी से, उसका पहला रीजन तो यह है इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है। और दूसरी बात, यूजीसी तो विषय रखती है अपना। और तीसरी, अगर ये उपलब्ध होते भी हैं तो काफी महंगे होते हैं या अपनी अधिक फीस लेते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी स्थिति होती है। अब ये आसानी से उपलब्ध तो हो जाते हैं, पर ये बस फॉर्मेलिटी चल रही है। बच्चा 5-5 साल 4-4 साल कोचिंग पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। इन्होंने पता लगा 2-3 महीने पढ़ा दिया, सिलेक्शन हो गया। तो आपको ऐसे टीचर्स चाहिए। एक चीज क्लियर हो गई है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप 1 महीने में जीएस की तैयारी कैसे पूरी करेंगे या सेल्फ स्टडी से कैसे करेंगे। तो यहां पे अब एक चीज ये आई कि यहां पे आपकी 3 भर्तियां हैं 3.0 में। पहली भर्ती है पीआरटी की, दूसरी है टीजीटी की, तीसरी है पीजीटी की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने तीनों में फॉर्म डाला है या 2 में फॉर्म अप्लाई किया है, इनके जीएस का सिलेबस एक है। यहां जीएस का सिलेबस एक है। अब जैसे कक्षा 1 से 5 का सिलेबस है तो वो क्या है? भाषा का सिलेबस है, हिंदी अंग्रेजी आनी है, कंपलसरी है। टीजीटी में भी हिंदी इंग्लिश आनी है, यहां भी हिंदी इंग्लिश आनी है। अब इसके बाद आप देखिए जो सेकंड पोर्शन है प्राइमरी में, वो 2 ही पोर्शन है। एक है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ऑफिशियली सिलेबस आया है वो क्या आया है? जीएस का। गणित को अलग कर दीजिए, सामान्य जागरूकता। अब भाई आपको क्या पता बच्चे को कि सामान्य जागरूकता क्या है? सामान्य विज्ञान पता ही है, लेकिन क्या पढ़े, कितना पढ़े, कुछ नहीं पता। अब क्या आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर क्या आया? भूगोल, मानसिक क्षमता। अब जो इतनी अच्छी बात जो है, जो टीजीटी में है, वो गणित भी है और आपका जागरूकता भी है, विज्ञान भी है, आंदोलन भी है और भूगोल भी है, पर मानसिक क्षमता नहीं है, पर्यावरण नहीं है। यहां पे भी ये सभी ऐसे ही आपके सब्जेक्ट हैं। बस अंतर यह है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 30 नंबर का फर्स्ट पेपर, आप जानते हैं कौन लोग दे सकते हैं? डिप्लोमा वाले हो गए, बीटीसी वाले हो गए, ये लोग इसको दे सकते हैं। अब टीजीटी क्या है? बीएड वाले हैं। ऊपर क्या है? पीजीटी है। तो मेरा उद्देश्य यहां आपको सिलेबस समझाना है कि कैसे करके सिलेबस का क्या करना है। अब आपने देखा कि यहाँ पे जीएस के पोर्शन में क्या क्या है? सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है। ये इसके किस में? सिलेबस में है। तो आप इसको कैसा करेंगे? ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपका क्या है? ऑफिशियली सिलेबस है। तो अब आपकी समस्या तो ये सिलेबस कैसा है? बंद सिलेबस है। कैसा है? बंद सिलेबस है। देखिए एक बात मैं बताऊं, सिलेबस कितना ही बंद है, पूरा नोटिफिकेशन आया है, पर यहां भी इन्होंने क्या करा है? कुछ क्लू दिए हैं। क्या दिए हैं? कुछ क्लू दिए हैं। क्लू क्या होता है? जब भाई कोई व्यक्ति अपराध करता है, कुछ करता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। उस सबूतों के द्वारा जो सीबीआई होती है या जो भी संस्थाएं होती हैं वो सब वहां तक पहुंच जाती हैं। तो हर कोई ना कोई क्लू देता है। बस फर्क क्या है कि आप उस क्लू को डिकोड कर सकें, आप उस सिग्नल को समझ सकें। भाई जैसे कुल्हड़ वाली चाय बनना है, कुल्हड़ वाली चाय बनना है, तो किसी ने कहा, इतना कह दिया कुल्हड़ डाल दो चाय बन जाएगी। तो इसने क्या दे दिया? एक क्लू दे दिया, कुल्हड़ डाल दो चाय बन जाएगी। अब जो उस क्लू को समझते हैं, डिकोड करना जानते हैं, वो समझते हैं कि पहले चाय बनेगी, फिर कुल्हड़ को तंदूरी भट्टी में गर्म किया जाएगा और उस चाय में डीप कर दिया जाएगा। अब जिनको यही नहीं पता, जिनको
यही नहीं पता चाय बनती कैसे है, वो क्या कुल्हड़ को समझेंगे, वो क्या तंदूर को समझेंगे, वो किसको समझेंगे। तो यहाँ पे उनने भले ही मैं मानता हूं कि बंद सिलेबस दिया है, लेकिन उसने कुछ क्लू दे दिए हैं। अब वो क्लू को अगर आपने डिकोड कर लिया तो ये सिलेबस आपका बंद सिलेबस नहीं रह जाएगा, ये ओपन सिलेबस हो जाएगा। उसमें आपको टॉपिक भी पता लग जाएंगे, ये भी पता लग जाएगा कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे। उसने पहला क्लू क्या दिया है कि आपको SCERT यानी स्टेट की जो होती है, और दूसरा NCERT। उसने कहा है ये टॉपिक जो इसके अंदर के रहेंगे वो SCERT से रहेंगे, NCERT से रहेंगे, और जो हमने योग्यता मांगी है आपसे ग्रेजुएशन या PG उसके स्तर पर रहेंगे। ये 3 क्लू जो हैं महत्वपूर्ण है। और चौथा क्लू क्या है कि ये कौन करा रहा है, BPSC यानी बिहार PCS इस शिक्षक भर्ती को करा रहा है। तो पहला क्लू उसने ये दिया है, दूसरा क्लू ये दिया है, तीसरा ये दिया है, और चौथा ये दिया है। उसने 3 बातें आपको इशारे में बता दी। पहली क्या है, गुरु SCERT से पूछेंगे, NCERT से पूछेंगे, और स्तर रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और कराएगा कौन इसको, बिहार में BPSC। तो इसने 3 क्लू कर दिए। तो जितनी आपके माइंड में समस्याएं चल रही हैं, कैसे तैयार होगा, कहां से होगा, अगर इनको आपने डिकोड कर लिया, यानी अगर इनको आपने डिकोड कर लिया, इनको समझ लिया, तो ये समझिए आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि फिर आपके अंदर विशेष दिव्य दृष्टि आ जाएगी। और इस समय कोई भी यूट्यूब में टीचर या कोई भी क्लास ये नहीं बता रहे हैं क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ा रहा है। सब क्या कर रहे हैं, सिलेबस पूरा करने पर लगे हुए हैं। जैसे कि एक दौड़ हो रही है, उस दौड़ को पूरा करना है और आराम से फिर सोना है। तो पहला क्या है, SCERT, NCERT, और लेवल का है ग्रेजुएशन या PG का, और बिहार लोक सेवा आयोग इसे करा रहा है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको इसका सिलेबस जो है वो ओपन चाहिए, खोल के चाहिए, और आप उनके टॉपिकों को जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। जैसे ये है सामान्य जागरूकता, तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या आएगा, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, करंट आएगा, भूगोल हो ही गया, और इतिहास इसके अंदर हो गया। तो ये चीजें इसमें छुपी हैं। अब इस पॉलिटी में भी ऐसे कौन से पीरियड टॉपिक हैं जो यहां पर आ रहे हैं। तो अगर आज जिन लोगों को इसका ये खुला, मतलब क्या कहा था, जो जिम कार्बेट हैं, यानी जो शिकार करना चाहते हैं, जो अपने आप को अच्छा शिकारी बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा तरीका इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से इसको खोला जाएगा, किस तरीके से SCERT को NCERT से जोड़ा जाएगा, और किस तरीके से इसके लेवल को यहाँ लाया जाएगा, और इन सब के बाद इस लेवल पे लाया जाएगा। तो आपको अगर ये ओपन चाहिए, खुला हुआ चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप क्या करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो जिसको भी इसके टॉपिक चाहिए, और इसको कैसे तैयार करें बहुत कम समय में, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं कि जो हमारे काम आएंगे, और कौन से मॉक टेस्ट हमारे लिए लगाना सही है, अगर ये सब आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो फिर हम इस सिलेबस के ऊपर बना देते हैं। एक चीज़ बताना मैं और भूल गया, उसमें यह है कि जैसे ये मत सोचो कि ये लास्ट है। जैसे आपकी ये 3.0 है, जो कि मार्च पेपर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली भर्ती आ रही है वो 4.0 हो रही है, जिसका पेपर अगस्त में होगा। और इसके साथ में ही अभी 2-3 दिन से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं DSSB दिल्ली के। यानी ये समझिए सारी भर्तियां आपके सामने खड़ी हैं। एक बार आपने GS तैयार कर ली तो हर एग्जाम में वो काम आएगी। फिर चाहे कोई सा एग्जाम हो, DSSB का हो, या LT ग्रेड का हो, या GIC प्रवक्ता का हो, या आपका बिहार वाला हो, या अन्य राज्यों की भर्ती हो। तो कतई ये मनोबल मत गिराइए, आप बस बने रहिए। मैं आपको पूरे तरीके से, जैसे कहते हैं जिम कार्बेट, खुद से शिकारी बनाना, कि कैसे मैं आपको कुछ करके नहीं दूंगा, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे इसको खोलना है, कैसे आपको। अब जैसे आपके मॉक टेस्ट लगाना होते हैं, जो 10 ईयर, बहुत से लोग कहते हैं 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, सॉल्व करो। सब लोग क्या करा रहे हैं यूट्यूब में, जो भी टीचर्स हैं वो आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, और लिखने के बाद क्या करते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। ये करना ही नहीं है तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद उस टॉपिक में घुसा जाता है जहां से वो आया है, फिर उस टॉपिक के जो 3 विकल्प हैं तो कनेक्शन जोड़ा जाता है, डिकोड करा जाता है कि ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये हाँ ये है। तो इस तरीके से आपको तरीका बताया जाएगा। तो जिन लोगों को
ये ओपन रूप में चाहिए और ये तरीका सीखना है कि किस तरीके से हम इसको सेट करें और किस तरीके से सिलेबस के टॉपिक तैयार करें, टॉपिकों को खोलें, इससे इसको जोड़ें, एससीईआरटी से एनसीईआरटी को इस स्तर पे ले आएं और उसको फाइनल टच दें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।